मेरा नाम अमित कुमार खटीक है और मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के ग्राम चिरली का निवासी हूँ। मैं शिक्षा शास्त्र, हिंदी साहित्य और इतिहास के प्रायस्नातक तक का विद्यार्थी हूँ और आगे शोध का छात्र बनने का इच्छुक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं समसामयिक पर्यावरणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर, और जिसमें मैं अपने भतीजे गगन के साथ, जो कि संगीत के विद्यार्थी हैं, उनके साथ इन सामायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिक मुद्दों पर उनकी कुछ शंकाएं हैं जिन पर मैं अपना मत रखूंगा। तो चाचा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज के समय में जो गर्मी, जो वातावरण एकदम से चेंज होना, जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो एकदम से इतनी गर्मी होना, तुरंत प्यास का लग जाना, बरसात का मौसम आता है तो ऐसी बारिश हो जाना कि एकदम ही कंट्रोल में ना आए, सुनामी जैसा माहौल बन जाना है। उन्हीं गाँवों में जहाँ पे एकदम सूखा पड़ी है, एकदम से बरसात के सीज़न में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के सीज़न में ऐसी बारिश का हो जाना कि घर गिर जा रहे हैं, झोपड़पट्टी गिर जा रहे हैं और व्यवसाय पूरे ठप हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए गगन जी, आपका प्रश्न बिल्कुल लाजमी है। तत्कालीन वैश्विक समाज में पर्यावरणिक समस्याएं विकट हैं। पर्यावरणिक समस्याएं मानव द्वारा ही निर्मित हैं। मैं नहीं जानता कि इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि मानवता ने स्वार्थवश और अज्ञानतावश पर्यावरण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया है, चाहे पूंजीवाद के आवेश में आकर, एकाधिकारवाद के आवेश में आकर, उन्नति और विकसितता का नाम देकर पर्यावरणिक संसाधनों को, प्रकृति को, वृक्षों को, जंगलों को और धरती को खोदकर, खनन करके विकास के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाकर, विकास के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा मशीनीकरण करके प्राकृतिक चीज़ों को दूर किया है। इन सब चीज़ों से ओजोन परत में छेद हुआ तो धरती का टेम्परेचर बढ़ा, जंगलों के कटने से और वायु दूषित होने से, जल दूषित होने से पूरी दुनिया में पर्यावरणिक समस्याओं से, मानवीय गतिविधियों से क्लाइमेट चेंज जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है। और अगर मानव को इस क्लाइमेट चेंज से बचना है, बर्फ़ पिघल रही है तो सागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, सागरीय वातावरण का परिदृश्यता बदल रही है, जिससे कि धरातलीय जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिकरण से वायुमंडलीय वातावरण खराब हुआ, जिससे भी मानव प्रभावित हो रहा है। तो मानव को एक संतुलित और जीवन शैली को अपनाते हुए प्रकृति की तरफ जाना चाहिए, वृक्षों को, जंगलों को रोपना चाहिए, अपने जीवन शैली को बहुत ही नेचुरल और संतुलित और समावेशित करना चाहिए। तो जब वो औद्योगिकरण को संतुलित करेगा, अपनी इच्छाओं को संतुलित करेगा और पूंजीवाद और विकास की अंधी दौड़ को कम करके प्रकृति का संरक्षण देके, समावेशी विकास करके और समावेशी सामाजिक सोच देके इस प्रकृति को बचाना होगा। तो निश्चित तौर पर ही प्रकृति, वृक्ष, जल, जंगल, ज़मीन, पृथ्वी, सबको बहुत व्यवस्थित करना होगा तो शायद बेहतर होगा। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में, ये एक दिन में नहीं बिगड़ा ये माहौल, औद्योगिकरण के बाद से ही बिगड़ना शुरू हो गया था। आज इसका ये थोड़ा बहुत विकराल रूप दिख रहा है। दुनिया में औद्योगिकरण 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था और बिगड़ते 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 आज 21वीं शताब्दी तक इतना बिगड़ा है। तो इंसान को अब सब कुछ संतुलित करना होगा और आज इसका ये विकराल रूप है। तो मानव को अपनी दैनिक गतिविधियाँ सुधारनी होंगी तो शायद ये बेहतर हो सकता है। अन्यथा बहुत
बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है मानवीय सभ्यता की, क्योंकि वृक्ष प्रकृति नहीं बचेगी, ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलेगी, समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा, वर्षा के टाइम पे वर्षा नहीं होगी, अधिक वर्षा होगी, अति वृष्टि होगी, अति सूखा होगा। तो फिर ऐसे मानव सभ्यता सुख शांति और संपन्नता से नहीं चलेगी, बल्कि उसका जीवन एक बहुत प्रतिकूलता और बहुत ही संकटमय और कष्टमय होने वाला है। जिन खेतों में अभी हम लोग बैठे हैं बारिश के समय में, यहाँ पे इतना पानी बरस जाता है कि ये मेड़ हैं, ये पूरे खेत हैं, ये पूरे चारों तरफ भर जाते हैं। इतने भर जाते हैं कि यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिखता है। तो गांव की कंडीशन आज के समय में ऐसी है कि गांव में रह के भी वो जो सुख चैन महसूस नहीं हो रहा है जो शहरों में होता है। गांव के जो सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो समय है वो अति कष्टदायक महसूस होता है। अति गर्मी, साधनों की कमी, जैसे कि पेड़ नहीं है, कहीं बैठ नहीं सकते। तो अब आप मुझे ये बताइए कि गाँव में जहाँ इतना कष्टदायक सब हो गया है माहौल, तो जहाँ गांव में पेड़ लगे होते थे, गांव में जहाँ एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे, जिस चौपाल में बैठ के लोग बातें करते थे, ना आज वो चौपाल रही, ना वो आज नदियाँ रहीं, ना वो शीतलता रही पेड़ों की, और ना वो गांव में वो वातावरण रहा। ऐसा क्या हुआ बीते कुछ 10, 15, 20 सालों में कि गांव का आदमी इतना लापरवाह हो गया, इतना अज्ञानी कैसे हो गया? इस चीज़ का अभाव नहीं हो पा रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं। वो जहाँ पेड़ों में पानी देता था, लेजमों से, बॉलों से पानी देता था, आज उसी पानी को वो कूलर में डाल रहा है। इस अज्ञानता का क्या कारण है और इस अज्ञानता से दूर वो कैसे जाए? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा गगन जी इस पे आपसे। बात पर्यावरण की चल रही है, तो पर्यावरण भी 3-4 प्रकार का होता है। पर्यावरणीय वातावरण 3-4 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक सांस्कृतिक पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण। तो अगर गांव की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले इस बात पे जाना होगा कि पूरी दुनिया में कहाँ के गांव। बहुत ही सामान्य बात है कि भारत के गांव। तो भारत एक गांव प्रधान देश रहा है हमेशा से। यहाँ नगर और शहर हमेशा से कम रहे, और जब भारत गांव प्रधान देश रहा है तो ग्रामीण प्रधान देश रहा है हमेशा से। आज भी 68% भारत ग्रामीण आधारित जनसंख्या वाला देश है। मात्र बहुत 32% ही शहर हैं और नगरीय व्यवस्था हैं। और इससे पीछे जाएं तो एक अभी 10% भी था, 18% भी था, 5% भी था, बहुत कम नगर हुआ करते थे। तो सामाजिक वातावरण की बात करते हैं तो भारतीय समाज का जो गांव का परिप्रेक्ष्य है ये कभी भी समानता पर आधारित नहीं रहा। ये जग जाहिर बात है। कैसे? यहाँ जातिवादों का गढ़ है, यहाँ वर्ण व्यवस्था का गढ़ है। तो भारत के प्रत्येक गांव में है? हाँ, भारत के लगभग सभी गांवों में, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो। अच्छा। पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि भारत की आदिवासी इलाकों को छोड़ दिया जाए, अब तो वहाँ भी नहीं, समूचे देश में जातिवाद है, जात है, सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक संस्थाओं में एक हायरार्किकल व्यवस्था है, एक पदानुक्रम व्यवस्था है, श्रमिकों का विभाजन करता है, असमानताओं पर आधारित व्यवस्था है। रिसोर्सेस किसी के पास थे, रिसोर्स पर प्रोडक्शन कोई और कर रहा था, और रिसोर्स पर जो प्रोडक्शन कर रहा था उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं था, कुछ भी उसको मानवीय अधिकार तक नहीं थे। और ये लंबे समय तक भारत के गांव में चला और उसकी दंश आज भी हैं। और अगर हम इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमारी सरकारों ने और हमारे समाज ने ग्रामीण में लोगों की शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई कि वो उन दूषित सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं को तोड़कर स्वस्थ, मानवीय, गरिमामय और एक मानवीय समाज की स्थापना कर पाएँ और पर्यावरणिक और समावेशिक
विकास को सामने ला पाएँ। उस सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं से ग्रामीण लोग इतने अनभिज्ञ रहे, आज भी शिक्षा की इतनी कमी है कि वो पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति, वैश्विक समस्याओं के प्रति, उन दूषित सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं कि ये गलत हैं, बल्कि जो चीज़ें गलत है और अमानवीय, घोर अमानवीय हैं, उसको वह आज भी समर्थन करते हैं। आज भी जात पात जैसी चीज़ें संवैधानिक तौर पर भले ही वो ख़त्म हो गई हों, लेकिन समाज में एग्जिस्ट करती हैं। आज भी लैंगिक भेद है समाज में, आज भी संसाधनों का असमान बंटवारा है समाज में, आज भी शिक्षा की क्वालिटी एक सी नहीं है समाज में, ग्रामीण समाज में। तो पर्यावरण की शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता कहाँ से आएगी। और दूसरी बात, गांव में शिक्षा और अच्छी बातें, मानवीय गरिमामय मानवीय जीवन नहीं पहुंचा, लेकिन पूंजीवाद और बाजारवाद पहुंच गया। और पूंजीवाद और बाजारवाद ने संसाधनों का आधिपत्य उनके पास है, तो संसाधनों का प्रयोग अपने बाजारवाद को बढ़ाने के लिए ऐसा किया कि लोगों को ऐसा मोनोपोलिट किया कि वह उन बाजारिक उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिससे पर्यावरणिक समस्याएं प्रति उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही मैं इस बात पे कहूँगा। तो इसमें ये बताइए, भेदभाव को भी लिया है इस विषय पर, आपने बताया कि इसमें जाति भेद। अब आप मुझे ये बताइए कि गांव में जो इंसान लेजी हो गया है, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि जो पर्यावरण दूषित हो रहा है और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, सबसे पहला तो मैं मानता हूँ कि इसमें लेजीनेस का कारण है, आलसीपन। इसमें दो चीज़ें हैं गगन जी। व्यक्ति जो लेजीपन आप कह रहे हैं, जिसे उसे कहते हैं जो आलसी हो रहा है व्यक्ति। आलस्य उत्पन्न होता है मशीनीकरण से। बिल्कुल। जब हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें तीव्र गति से कोई और मशीन कर दे रही है, तो हम समय और सुविधा के चक्कर में आलस्यमय हो रहे हैं और पर्यावरण के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। बराबर वृक्ष कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, ऐसी ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है गांव में भी, क्योंकि पर्यावरण और टेम्परेचर और वातावरण और तापमान के लिए यथोचित नहीं है। और 90 के बाद भारतीय गांव बहुत बदले हैं, और ज़्यादा बदले हैं। जो चीज़ें कम होना चाहिए थी, जिन सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं को, जिन दूषित सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के वजह से समाज और देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक चीज़ों का इतना दोहन और दुष्परिणामित होकर हम इतने पीछे गए, 90 के बाद से वो चीज़ें और संगठित हो रही हैं, नए रूप लेके, मॉडर्नाइज्ड ऑफ दी सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें मॉडरेट रूप में आ रही हैं 90s के बाद। और आज गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमें नहीं कह सकते कि हमारी गांवों की जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ही ऊर्ध्वगामी है, और लोगों का जो विकास है वह हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है। लोगों का विकास वर्टिकल हो रहा है, और वर्टिकल विकास किसी भी समाज के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होना चाहिए था, और लोगों की सोच समझ, शिक्षा, नज़रिया, मानसिकता, विचार लोगों में फैलने चाहिए थे, लेकिन वो सब नहीं फैल पाए। और अगर नहीं फैल पाए तो जिन चीज़ों से हमारा समाज अच्छा बन सकता था, गांव अच्छे बन सकते हैं, उन्हीं चीज़ों से अच्छा बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं कि आदमी व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत जो मोनोपोली है किसी चीज़ को लेके, जो कल्चरल कैपिटल है, जो पुराना आधिपत्य है रिसोर्सेस पर, एजुकेशन पर, सोसाइटी पर, स्ट्रक्चर्स पर, इंस्टीट्यूशन पर, उसको एक मानव के रूप में छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसको स्टेबल रखना चाहता है। और जब तक देश में, समाज की गतिशीलता नहीं होगी,
लोग उस आधिपत्य, उस कब्जे को छोड़ेंगे नहीं, उस झूठे भ्रम को तोड़ेंगे नहीं, तब तक समाज, गांव आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी तक की चर्चा से हम सब यही समझ पाए हैं कि हमें प्रकृति के प्रति संतुलित रहना चाहिए। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो माहौल गंदा हो ही गया है तो इसको बचाने का क्या उपाय है। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि हम ये भी बोलते हैं कि गांव में बदलाव नहीं हो रहे हैं, रोडें नहीं डल रही हैं, वही कच्ची रोडें हैं, गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है। तो इधर एक साइड हम डेवलपमेंट की भी मांग करते हैं और दूसरी साइड हम डेवलपमेंट के नाम पर जो हो रही आधुनिकीकरण या उन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो पतली दीवार है, इन दोनों में कैसे डिवाइड हो पाए और इन चीज़ों को दोनों को संरक्षित कैसे रखा जा सके। देखिए गगन, अगर सामाजिक वातावरण की बात करें, सामाजिक वातावरण को हम ठीक ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको हमें जो भी गंदगी है उसको एक सच्चे मानव के रूप में, बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, नस्ल से मुक्त होकर एक मानव के रूप में सोचकर, एक ह्यूमैनिटिक सोच के आधार पर हमें समूचे ग्रामीण या भारतीय जीवन की सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का निर्माण करना होगा। डेमोक्रेटिक, मानवीय, ह्यूमैनिटिक सोच के साथ सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं का निर्माण करना होगा। पूर्व की जो सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, उस गंदगी को बाहर करना होगा। जैसे कि जातिवाद के प्रति हीनता और श्रेष्ठता का भाव, लिंग भेद, लिंग के प्रति डिसाइड टू रोल को नष्ट करना होगा। एक इंसान के रूप में सोचना होगा, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, हमें ये मानना चाहिए कि सब हमें मानव हैं और हमें पहले से किसी का कोई भूमिका निर्धारित नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पालना चाहिए। और धर्म, नस्ल और नस्लीय श्रेष्ठता, धर्मीय श्रेष्ठता, धर्मीय अतिवाद, धर्मांधता, इस सब चीज़ों को न्यूट्रल कर देना चाहिए। और सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं में, चाहे वो पारिवारिक और राजनीतिक जो संरचनाएं हैं, उनको डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटिक करना चाहिए। समाज से पूंजीवाद को हटाना चाहिए। अत्यधिक औद्योगिकरण को हटा के समावेशी विकास की ओर बढ़ना चाहिए। समाज से पूंजीवाद किस तरीके से, मतलब समाज से पूंजीवाद इस प्रकार से हटना चाहिए कि उत्पादन उतना ही हो जितनी ज़रूरत हो, सरप्लस प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। दूसरी बात, संसाधनों पर समुचित, समेकित और संतुलित मात्रा में जितनी जिस इंसान की ज़रूरत है उतना उसके प्रयोग का प्रबंधन और प्रयोजन होना चाहिए। अतिवाद, अति प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। एकाधिकारवाद बंद होना चाहिए। प्रोडक्शन का लाभ प्रोडक्शन कर्ता को मिलना चाहिए, ना कि मशीनरी के मालिक को। तो इस प्रकार से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और रही औद्योगिकरण की बात, तो हमें औद्योगिकरण में उत्पादन के ऐसे संसाधनों को अपनाना चाहिए जिससे कि प्रकृति का दोहन और प्रकृति का विनाश, खनन ना हो, और अपनी आवश्यकताओं को बहुत ही संतुलित करना चाहिए। रही बात पर्यावरण और समावेशी संतुलित विकास की, तो पर्यावरण को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। जंगल, वृक्ष, संसाधनों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर मानव जीवन टिका हुआ है। और इसको बचाने के लिए पर्यावरण जागरूकता और करनी कथनी एक सी करनी होगी इंसान को, मानव को। और पर्यावरण कितना ज़रूरी है इंसान के लिए, मानव के लिए, वो उसको बहुत ही कानूनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। और रही बात विकास की, तो विकास को समावेशी मॉडल अपनाना चाहिए, समेकित मॉडल अपनाना चाहिए।
ऐसा कि देखिए, इंसान हैं, गांव हैं, तो स्वास्थ्यालय चिकित्सालय की भी ज़रूरत है, होना भी चाहिए, सड़कें भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, ऐसे प्रोडक्टों से, ऐसे वस्तुओं से सड़कें बनाई जा सकती हैं जो कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती हैं। अस्पताल चिकित्सालय ऐसे बनाए जा सकते हैं, डेवलपमेंट ऐसे किया जा सकता है जिससे कि पर्यावरण का रक्षक हो, भक्षक ना हो। ये मॉडल हो सकते हैं हमारे पास कि उन वस्तुओं को रिसर्च करना चाहिए। पर्यावरण एनवायरमेंटल सब्जेक्ट भी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ करके, तो उसके तहत समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। चाहे हमारे गृह निर्माण हो, फैक्ट्री निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, अस्पताल निर्माण हो, हमारे वृक्षारोपण हो, जंगल रोपण हो, जलाशयों की सुरक्षा हो, नदियों की सफाई की बात हो, सबकी बात होनी चाहिए, सबको करना चाहिए। डू पर विश्वास करना चाहिए और हमें वो सब चीज़ों को त्यागना चाहिए जिससे वर्तमान समय में पर्यावरणिक संकट गहरा रहा है। तत्कालीन रूप से इसको बंद कर देना चाहिए, बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर तक, और व्यक्तिगत स्तर से लेके सामाजिक स्तर पे, कानूनी स्तर से लेके व्यवहारिक स्तर तक, सैद्धांतिक स्तर से व्यवहारिक स्तर तक, तभी शायद सब कुछ ठीक हो पाएगा। सो अभी तक की चर्चा में जो भी मैं यदि कम शब्दों में या फिर कुछ शब्दों में निष्कर्ष या सारांश पूछूं कि गाँवों को, इस देश को इस झुलसती गर्मी, झुलसते वातावरण या बदलती प्रकृति से बचने के लिए क्या समझाएंगे? देखिए गगन जी, वर्तमान समय में जिस देश में हम रह रहे हैं और दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र का राजनीतिक तंत्र व्यवस्था में है, तो हमारे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के तहत गांव से लेकर राजधानी तक, केंद्र तक, डिसेंट्रलाइज टू सेंट्रलाइज हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं, किस मेंटलिटी के वो लोग हैं, उनका एजुकेशन कैसा है, उनका सोच कैसा है, उनका विचार कैसा है, वो खुद कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति ही हैं, इंसान ही हैं, और उनकी सोच, समझ, शिक्षा क्या है, ये सब निर्धारित, उनका करनी और कथनी में कितना फ़र्क है, ये सब देखना होगा। और तभी राजनीतिक से, राजनीतिक सिद्धांतों से, राजनीतिक कानून से वो व्यवहारिक तौर पर उतरेंगी चीज़ें। और हम फिलहाल एक इंसान के रूप में सभी को एक होकर पर्यावरणिक और सामाजिक समस्याओं को निदान करना होगा। पूंजीवाद, अधिक उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन को बंद करना होगा। संसाधनों पर सभी का हक हो, सभी को, सभी मानवों को बिना किसी जात, धर्म, लिंग, नस्लीय श्रेष्ठताहीनता, जातीय श्रेष्ठताहीनता, लिंग श्रेष्ठताहीनता, लिंग भूमिकाओं से न्यूट्रल होकर एक मानवीय समाज के रूप में, एक मानवक के रूप में सोचना होगा और इस दुनिया को, इस समाज को, इस देश को, इस गांव परिवेश को आगे बढ़ाना होगा। और ये बहुत जल्दी ही करना होगा। और हमारे जनप्रतिनिधियों को ऐसी चीज़ों से, राजनीतिक मुद्दों को हटा देना होगा पूरी दुनिया में, जिन चीज़ों का व्यवहारिकता में और मानवीय पर्यावरणिक सुरक्षा में, मानवीय गरिमा में कोई विशेष औचित्य नहीं है। धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी इसी तरह से मानवीकरण या औद्योगिकरण से जुड़े विषयों के बारे में आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।